सवाल से होगा, परेशान नहीं ऐसा होइए। नहीं होगा कि सवाल होगा, सवाल का जवाब दिया जाएगा। आप उस सुनिए, कैमरा 1 मिनट, कैमरा पैन करिए, कैमरा पैन सवाल का करिए इन पे, जवाब होगा, काहे परेशान है? कैमरा पैन करिए इन पर। रोड के लिए ये किए, ये क्या किए? जल जमाव कितना हो रहा है, चल के देखिए ना, आपके पास में है यहाँ पे। चलिए जल जमाव दिखाते हैं। और दूसरे बंदे ने नहीं, हमको अभी पेशाब लगा है, कहाँ करे? सरकारी शौचालय कहाँ है बताइए हमको, दिखाइए आप। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम आज गोरियाकोठी विधानसभा में पहुंच चुकी है और आप सभी का प्रभात खबर के चौपाल में मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रभात खबर पूरे बिहार में 30,000 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है। इस दौरान हम बिहार के हर विधानसभा में पहुंच रहे हैं, वहां के जनप्रतिनिधियों के साथ साथ वहां की जनता से बात कर रहे हैं, मुद्दों को समझ रहे हैं और वहां की समस्याओं को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा ये प्रयास रह रहा है, हमारा प्रयास रह रहा है कि वहाँ की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और अन्य जो चीज़ें हैं जो अभी तक अनडिस्कवर्ड हैं उसके बारे में हम बात करें। हम अभी चौपाल की एक रूपरेखा जो है वो आपको बता देते हैं। आप सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ पर सम्मानित जनता है। हम आपकी ही बात सुनने आए हैं और आपकी बात जनप्रतिनिधियों तक बताने आए हैं। प्रभात खबर यहाँ पर आपके कहे गए शब्द लिखित तो छपेंगे ही, साथ साथ विजुअल्स में भी रिकॉर्ड होंगे। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा और आपसे आशा करता हूं कि आप यहाँ पर जो भी अपनी बात रखेंगे पूरे जिम्मेदारी के साथ रखेंगे, क्योंकि वो सारी बातें कल के अखबार में भी छपेंगी और हमारे यूट्यूब और फेसबुक के 5 करोड़ के परिवारों तक पहुँचेंगी। तो हम आशा करते हैं कि आप जो भी बात करें, जो भी आपका कृत्य होगा वो रिकॉर्ड होगा। तो इस चौपाल को हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से शुरू करेंगे। तो आज के हमारे चौपाल के मेहमान हैं और उनका तालियों के साथ हम मंच पर स्वागत करते हैं। आरजेडी से रेणु देवी मैम, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। रेणु यादव जी जिला पार्षद हैं और राजद प्रदेश महासचिव हैं। जदयू के सतदेव प्रसाद सिंह जी स्टेट जनरल सेक्रेटरी आज जनता दल यूनाइटेड का पक्ष रखेंगे। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं आदरणीय सतदेव प्रसाद सिंह जी का। सर आप मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं अशोक कुमार सिंह जी को। अशोक जी आप मंच पर आएं और अशोक जी का जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं गोरियाकोठी विधानसभा के विधायक आदरणीय देवेश कांत सिंह जी का। सर आपका मंच पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। ये थे हमारे जनप्रतिनिधि जो अभी मंच पर विराजमान हो गए हैं। थोड़ी देर में मैं भी इनके साथ बैठूंगा और आपकी बातें और आपके ही सवाल मैं इनसे पूछूंगा, इनसे जानने की कोशिश करूंगा। इसके बाद जब मेरी बातचीत इनसे हो जाएगी तो मैं आपके पास आऊंगा, जो आपके सवाल होंगे और इनके जवाब होंगे। मैं एक बार ये खाका बता देता हूं कि आप सवाल कैसे पूछेंगे। मैं मंच से नीचे उतरूंगा और सबसे आखिरी पंक्ति के एक व्यक्ति से पहले दाएं फिर बाएं, पहले दाएं फिर बाएं करते करते हम आखिरी में आएंगे। उसके बाद हम लोग कार्यक्रम का समापन करेंगे। तो एक बार जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करते हैं और मंच पर बैठे जनप्रतिनिधियों का भी। सबसे पहले गोरियाकोठी की विधानसभा के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत किया जाए। सर हम गोरियाकोठी विधानसभा के अन्य जगहों पर घूमे, अन्य स्थानों पर गए, जगदीशपुर में गए, उसके बाद जामू में गए। मैं आप सभी से ये आग्रह करता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आपके क्या ब्लूप्रिंट होने वाले हैं, इसको एक बार आप जनता के सामने क्लियर करते हैं। हम शुरू करते हैं रेणु मैम से। मैम कृपया आप जनता को बताएं कि आगामी विधानसभा चुनाव में आपका क्या ब्लूप्रिंट होने वाला है। पहले तो मैं प्रभात खबर के
इलेक्शन एक्सप्रेस के तहत तमाम अपने गोरिया कोठी से आए, गांव गंवई पंचायत से आए तमाम अपने भैया चाचा को मैं इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूं। और साथ ही मंच पर उपस्थित हमारे गोरिया कोठी के सम्मानित विधायक द्वेषकांत जी, पूर्व विधायक सदेव प्रसाद सिंह जी और हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधि जो आए हैं अशोक सिंह जी, मैं इनका भी हार्दिक अभिनंदन करती हूं। इलेक्ट्रॉन और मीडिया के सभी साथीगण को भी मैं आदाब करती हूं, सलाम करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बार भी चुनाव लड़ रही है। मैं सदेव प्रसाद सिंह जी से आग्रह करता हूं कि वो कृपया इस बार के चुनाव के ब्लूप्रिंट को जनता के सामने रखें। आखिर किन मुद्दों पे आप इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं? जो प्रभात एक्सप्रेस का ये जो कार्यक्रम लगा है, मैं उसको पहले धन्यवाद देता हूँ। और हमारे प्रखंड के जाने माने एनडीए के कार्यकर्ता और महागठबंधन के कार्यकर्ता इकट्ठा है, उनसे आप लोग को वार्तालाप करना है। आपने हमसे पूछा कि किस आधार पर आप चुनाव लड़ेंगे। ये आने वाला चुनाव में एनडीए किस आधार पर चुनाव लड़ेगा? एनडीए विकास के मुद्दा पर चुनाव लड़ेगा। जितना विकास एनडीए ने किया है उसका मुख्य वो कार्य वही रहेगा विधानसभा में जनता को समझाने के लिए कि हमने आपके लिए क्या क्या नहीं किया। आप हमारे विकास के नाम पर वोट दीजिए। मैं एक उदाहरण देता हूं कि अगली पिछड़ी दलित महादलित पला साहब आपके सबर ने जितने लोग हैं कोई एक परिवार नहीं बचा है जिसका विकास का काम सरकार द्वारा नहीं की गई है। ये उपस्थित लोग हैं, इसमें से उठकर कोई बता दे कि उसका परिवार विकास से वंचित है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो कोई वंचित नहीं होगा। एक मैं साधारण उदाहरण दे रहा हूं। बच्ची पैदा आप करते हैं, आप पैदा होने के बाद से सरकार उसकी चिंता करती है। आपके भोजन से लगा आपकी सारी समस्याओं की निदान की जिम्मेवारी सरकार को है और सरकार ने उसे धरातल पर उतार कर जनता का भरपूर सेवा कर रही या करेगी। यही मेरा चुनाव का मुद्दा रहेगा और अब इसी पर चुनाव लड़ेंगे और 225 सीट जीतकर पुनः नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार का गठन किया जाएगा। धन्यवाद सदेव जी। मैं देवेशकांत जी से कहूंगा कि इस बार के आगामी विधानसभा चुनाव में गोरिया कोठी के लिए आपका क्या ब्लूप्रिंट होने वाला है? सबसे पहले तो इलेक्शन एक्सप्रेस प्रभात खबर को इस चौपाल लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि चाहे वह गोरिया कोठी के स्तर पर काम कर रहा हो या जिले के स्तर पर संसद के रूप में या अपने बिहार प्रदेश के रूप में जो भी जनप्रतिनिधि, तो वह मुद्दा जिस दल से हम आते हैं, अभिभावक ने कहा कि हमारा मुद्दा है विकास। और विकास क्या होता है यह विगत 2005 से 2025 हम आ गए। यह परिवर्तन है कि आप 4 घंटे में जिस जगदीशपुर से जामो और जामो से गोरिया कोठी से मदारपुर और कन्हौली होके आप बसंतपुर आ गए, यह संभव नहीं था। इसी तरह से गोरिया कोठी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र, आज के दिन मैं पहली बार बसंतपुर इसका नगर पंचायत के रूप में नगरीय क्षेत्र के रूप में आया और इस नगर क्षेत्र का क्या परिवर्तन हुआ है जब इसको आप देखेंगे तब हम लोग कोई भी समझ सकता है। गोरिया कोठी ग्रामीण होने के चलते एक सुदूर क्षेत्र में मुख्य सड़क से 15-15, 20-20 किलोमीटर हम अंदर हैं। सिवान का सबसे पूर्वी और उत्तरी कोना लकड़ी नवीगंज है और अंतिम बॉर्डर गोपालपुर पंचायत, जहाँ के बाद कोने से छपरा शुरू हो जाता है।
उसके उत्तर में गोपालगंज शुरू हो जाता है। वैसे ही आप सीधे पश्चिम आ जाइए जामो, उस कोने पर भी आप जितनी जगह गए होंगे आपको कहीं एहसास नहीं हुआ होगा कि हमको कहीं चलने में भी दिक्कत है। नहीं तो यही गोरिया कोठी था जो सिवान के किसी पदाधिकारी को, किसी कर्मचारी को अगर काला पानी भेजना होता था तो वह नवीगंज पदस्थापित हो जाता था, गोरिया कोठी भेज दिया जाता था। गोरिया कोठी के बच्चों को अगर या नौजवान को या बुजुर्ग को सिवान जाना होता तो सपना देखना पड़ता था। आज आप चलिए गोरिया कोठी, क्या बिजली हो, क्या सड़क हो, क्या माध्यमिक जो हमारे मिडिल स्कूल हर पंचायतों में जो प्रमोट हुए हैं उसके बिल्डिंग्स हो, कई में तो इंटर कॉलेज की नई बिल्डिंग आ गई, और जहां अभी बिल्डिंग पूरी नहीं हुई है वहां हमने कमरों का निर्माण कराया, स्कूल के बेंचों को पहुंचाया, हमारे स्कूलों में शिक्षकों की संख्या। अब कल मैं एक स्कूल में चला गया, 240 बच्चों पर 12 शिक्षक, कहीं कहीं तो संख्या उनकी इतनी है कि लगता ही नहीं है कि यह स्कूल पहले था और आज के दिन में क्या परिवर्तन है। आप बिजली, सड़क, भोजन, स्वास्थ्य, आप चलिए, सबसे पश्चिमी सबसे सुदूर गांव है डमछो, एक गांव है गोपालपुर पंचायत, और उस गांव के अंदर हमने जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला है इस सरकार ने, उसको जाके देखिए, वैसी बिल्डिंग, वैसा अस्पताल प्राइवेट अस्पताल बनाता है, और वहां पर 200 से 150 से लेके 200 तक मुफ्त दवाइयां मिल रही हैं। डॉक्टर की बात लोग कर रहे हैं, वहां जीएनएम, एएनएम, सीएचओ, यही बगल में आप चलिए कुमकुमपुर पंचायत है, यहाँ आप ग्रिड है बगल में, ग्रिड के पीछे चले जाइए, कुमकुमपुर पंचायत में डबल स्टोरेज सीएचओ का एक स्वास्थ्य केंद्र खुला है, वहाँ सीएचओ है, जीएनएम रही है। हमारे लकड़ी नवीगंज जैसे ब्लॉक में 2 पीएसएस हो गए, गोरिया कोठी में 1 पीएसएस था, 2, 4, 5, 10 दिन में दूसरे का भी शिलान्यास हो जाएगा। तो जो सामाजिक आवश्यकताएं, ऐसे आवश्यकताएं अनंत है, और सड़क आज बनी है तो कल टूटती है, फिर बनती है और फिर टूटती है, यह एक चक्का है जो चलता रहता है। तो सामाजिक आवश्यकताएं, लेकिन वही है कि करने को तो अभी भी बहुत कुछ है, और रोज अभी हम लोगों ने एक नया टेंडर कराया है जिसका सपना बड़ा पुराना था। जो भी इस क्षेत्र के लोग आते थे, इस पूरे क्षेत्र में सड़कों को लेकर पता, तो सड़क से तो सब बन गया था। एक बड़ी सड़क का निर्माण के लिए हम लोग प्रयासरत थे, जो मीरगंज हथुआ होते हुए बढ़हरिया आती थी, बढ़हरिया से जामो, जामो से हरदिया, हरदिया से दिगवा दगौली होकर 70 का, उसके निर्माण के लिए हम लोग 4 वर्ष से लगे थे। लेकिन एक रोटेशन के तहत उसमें तय हुआ कि 25 किलोमीटर के अंदर, तो यह लाभ गोरिया कोठी को मिला। अभी 4 दिन पहले टेंडर निकला है, 82 करोड़ रुपए से जामो से दिगवा दिगौली सड़क डबल लेन होकर बनने जा रही है। बिल्कुल ऐसी बहुत सारी आवश्यकताएं यही जो ब्लूप्रिंट जानने की क्षतिपूर्ति की कोशिश जा कर रही रहे थे। बिल्कुल सर, हम ब्लूप्रिंट ही जानने की कोशिश कर रहे थे। हम अशोक जी से जानना चाहेंगे कि इस बार कांग्रेस की क्या तैयारी है गोरिया कोठी विधानसभा को लेकर के। सबसे पहले तो इतने अच्छे और सुंदर काम के लिए आपके प्रभात खबर टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे दर्शक और सजग नागरिक जो यहाँ उपस्थित है उनको, मंच पर माननीय विधायक जी, माननीय पूर्व विधायक जी, रेणु जी, तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का, बिगड़ी विधि व्यवस्था का, और जो विकास के आंकड़े गिनाए जाते हैं वो सिर्फ विकास अधिकतर आंकड़ों में है। हम लोग जहाँ बैठे हैं कि एक एसेट जा रही है सामने से, बड़ा ही अच्छा है, आने जाने में बड़ा सुगम है, लेकिन यहाँ बगल में एक बाजार है
हमको लगता है कि उस एसएच को छोड़ के अगर हम लोग बाजार में उतरेंगे, कौन सा बाजार है? बसंतपुर बाजार है, जब यहाँ से उतरेंगे हम लोग बाजार में तो विकास की सच्ची तस्वीर दिख जाएगी कि विकास की सच्ची तस्वीर क्या है। यहाँ से जब उतरेंगे तो हमको पानी में जाना पड़ेगा, एक उच्च विद्यालय है यहाँ बसंतपुर में, वहाँ 2 रास्ते जाते हैं यहाँ से, दोनों रास्तों की हालत बदतर है। हमको लगता है कि एक सड़क जाती है जो बाजार के बीचों बीच होकर निकलती है बाजार के पूरब साइड में, वहाँ एक नाला है, शायद इधर बना है या रिपेयर हुआ है, लेकिन वो पानी खींच के दूसरे जगह भेजने के लिए नहीं है, वो एक नाला की खानापूर्ति है। तो जो ये तमाम तरह के बिंदुएं हैं, ये बिंदु हैं हमारे चुनाव के आधार। अभी जो बीड़ी कानून व्यवस्था है, यहाँ के कोई व्यक्ति महफूज नहीं है। अभी आपने देखा होगा बाजार के एक व्यवसायी बंधु को दुकान से घर जाते वक्त गोली मार दी गई। अभी आपने सुना होगा एक सामूहिक नरसंहार हो गया दिन दहाड़े। अभी आपने सुना चाकुओं से गोद के एक व्यक्ति को मार दिया गया। ये सिवान के अंदर आए दिन जो घटनाएं होती है, अगर ये सुदृढ़ विधि व्यवस्था और हमारे सुशासन का प्रतीक है तो फिर कुशासन क्या है? अगर हमारे अपने ताकत से हमारी जिंदगी जीनी है और सरकार हमें कोई मदद नहीं कर पा रही है, वैसे स्थिति में तो भाई ये तो मनमाने की राज हो जाएगी। सरकार इसीलिए चुनी जाती है कि कानून की विधि व्यवस्था ठीक करे। आज की सबसे ज्वलंत क्या है मुद्दा, हमारे यहाँ किसान बिलबिला रहे हैं, किसान रो रहे हैं। आप यहाँ से निकल के सड़कों से जाइए तो अपने अपने अन्य स्रोतों से किसान धान की रोपनी करने पर मजबूर है, वर्षा नहीं हो रही है, ये प्राकृतिक आपदा है। तो सरकार तो यही व्यवस्था करती है कि जो भी प्राकृतिक या किसी तरह का कृत्रिम आपदाएं हो उससे हम अपने लोगों की रक्षा करें, यही तो सरकार का काम है। कहाँ कोई चिंता करता है? जितने ट्यूबवेल है सभी के सभी बंद पड़े हुए हैं। केनाल की स्थिति है कि लगातार 10 दिन पानी बह जाए तो केनाल का बांध टूट जाएगा। जितने उसके सिस्टम हैं सारे के सारे सिस्टम ध्वस्त हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग चुनाव मैदान में आएंगे और चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, हम लोग अभी ब्लूप्रिंट पे बात कर रहे थे। बिल्कुल मैम, रेणु जी मैं आपके पास आऊँगा। मैं इस गोरियाकोठी विधानसभा में सुबह से घूम रहा हूँ। जगदीशपुर गया, जामू बाजार गया, गोरियाकोठी भी गया, मदारपुर गया, कन्हौली गया। मुझे एक बड़ा समान चीज़ देखने को मिला और इसका जवाब मैं सतदेव जी से लेना चाहूँगा। बेरोजगारी को लेकर के युवाओं में बड़ा नाराजगी है सरकार को लेकर के। इस नाराजगी को कैसे दूर किया जाएगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एक आपने जो क्वेश्चन किया है, लगता है कि आप बिहार के रहने वाले नहीं हैं। सर मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ। हैं, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो इस तरह का क्वेश्चन आपके मुंह से शोभा नहीं देता। वो कैसे? क्यों कि हिंदुस्तान में 28 राज्य है, 7 केंद्र शासित राज्य है। बिहार एक पहला राज्य है जिसने अभी 12 लाख लोगों को नौकरी दे दिया है और नौकरी का प्रोसेस चल रहा है। अगर अगली हमारी सरकार बनेगी तो 1 करोड़ लोगों की व्यवस्था करेंगे। जरा हमको बता दीजिए कि अन्य राज्यों में कितना लोगों को नौकरियां दी गई है। सर देखिए, किसी एक राज्य का उदाहरण दीजिए पहले। सर हम उसके बाद कॉम्पिटिटिव आपको जवाब स्टडीज पर देंगे। नहीं जाएंगे। हाँ। हम आपसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं हाँ। कि क्या जो कैमरे पर और कैमरे के सामने जो हताश परेशान युवा हैं, क्या वो संख्या में नहीं आते हैं आपके? मसला यह है कि युवा को सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। 3.5 लाख से ज्यादा हमारे शिक्षक की बहाली हुई है, पुलिस की बहाली हुई है। यह मिला जुला करके आपका 12 लाख से ज्यादा बहाली हो गई है और प्रोसेस अभी चल रहा है। अभी पुलिस की बहाली होने जा रही है, शिक्षक की बहाली होने जा रही है, 10,000 आशा की बहाली होने जा रही है, एएनएम वगैरह की बहाली होने जा रही है। 15 से 16 लाख है, चुनाव के पहले व्यवस्था हो जाएगा। और अगर हमारी सरकार बनती है, सरकार तो निश्चित है बनेगी, तो हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी और बेरोजगार देंगे। हमने 94 लाख लोगों को जिनकी जीने का कोई साधन नहीं था, फ्री में 2 लाख रुपया दे रहे हैं। सर शुरू है। सर जो हम लोग बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, तो मैं बेरोजगारी की बात कर रहा हूँ। जी। बेरोजगारी में बिहार जो है भारत का सिरमौर है, पूरे राज्य इसका अनुकूलन कर रहे हैं। पहले जरा हम आपसे पूछते हैं, अभी अशोक बाबू बैठे हुए हैं, 55 साल इनकी सरकार रही है देश में, इतना लंबी शासन कांग्रेस के इतना कोई नहीं किया है। जरा बता दें कितना नौकरियां दी गई थी। हमारे नीतीश कुमार ने एक सेशन में
12 लाख लोगों को नौकरी दे दिया है, 94 लाख गरीबों को 2 लाख के हिसाब से पैसे फ्री दिए जा रहे हैं। उद्योग धंधा करो। जीविका दीदियों को फ्री में 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, जिससे लाखों का कल्याण हो रहा है। कितना नौकरी प्रोडक्ट होगा, रोज प्रोडक्शन चल रहा है। अभी 3 से 4 लाख नौकरी चुनाव के पहले लोगों को दिया जाएगा। सर इस नौकरी की क्रेडिट को लेकर के और भी बहुत सारे लोग दावे करते हैं। मैं रेणु जी से जानना चाहूंगा वो इस मुद्दे पर क्या कहती हैं। पहले तो मैं यहाँ के हमारे स्थानीय विधायक जी हैं, उनसे मैं सीधे सवाल करूँगी कि एक आपको विधायक निधि में 1 साल में 4 करोड़ आता है। मैम हम लोग अभी नहीं, बेरोजगारी हम पे हमारे हैं। हैं, लेकिन स्थानीय विधायक जी उपलब्ध है, तो मैं जनता की सवाल जनता पर ही कर रही हूँ। दोनों दल के लोग बैठे हैं तो हक बनता है कि मैं करूँ। बिल्कुल। तो आप बताया जाए कि 1 साल में 4 करोड़ रुपया फंड मिलता है एक माननीय विधायक जी को, तो 5 साल में हुआ 20 करोड़। हम दूर नहीं जाएंगे, हम बसंतपुर को ही कहेंगे कि बसंतपुर पंचायत में माननीय अध्यक्ष जी ने, माननीय हमारे विधायक जी ने कितना फंड देने का काम किया, उसका सबूत हम बताना चाहेंगे। कि महाराजगंज जो रोड देखिए, कल महत्वपूर्ण मेला था जो खेड़वा मेला लगता है, उसमें नहीं हो तो हजारों लोग गिर के अपना मुंह फोड़ने का काम किया। क्या वो इनके हक में नहीं होता है? क्या यह विकास कहाँ गया? जो महाराजगंज रोड है, थाना रोड बसंतपुर, मैं दूर नहीं जाऊंगी, थाना रोड बसंतपुर, जहाँ इंपॉर्टेंट थाना है, अस्पताल है, लेकिन उस रोड की हालत देखिए, बदतर है। 5 जल निकासी कहीं भी नहीं है। क्या वह विकास हुआ है? और शिक्षा की बात कर रहे हैं आप, मैं दोनों विधायक से कह रही हूँ, महिला की बात करेंगे, शिक्षा की बात। जब यही एक व्यवसायी को गोली लगा, यही नरसंहार हुआ, मानिए हमारे विधायक जी कहाँ थे? अगर समाज में हम लोग एक दूसरे को काटते रहें तो कैसे चलेगा? और भी रेणु जी, रोजगार की बातें कही जा रही है, रोजगार की बातें कही जा हर रही मुद्दे पे है। आएंगे, बारी बारी से हर मुद्दे जी, पे जी, आएंगे। रोजगार- आपने जो सवाल किया जी। विधायक जी से, देवेश जी से, मैं चाहूंगा कि आखिर रेणु जी के सवालों का जवाब देना बनता है। जी नहीं सर, आप विधायक नहीं है, माननीय विधायक जी से। नहीं, माननीय विधायक जी से मैंने सवाल किया है। सर, नहीं, आप पूर्व विधायक हैं। सत्यदेव जी, माननीय विधायक जी से मैंने सवाल किया है, माननीय विधायक जी से मैंने सवाल किया है, पूर्व विधायक से किया ही नहीं है। माननीय विधायक जी, माननीय विधायक जी दे जवाब, माननीय विधायक जी दे जवाब। आप विधायक नहीं है सर, सर आप विधायक नहीं है। मैंने उनसे सवाल पूछा है, रेणु जी, मैंने माननीय विधायक से पूछा है, मेरी सरकार है। मैंने माननीय विधायक जी से पूछा है, जवाब देंगे। हम सत्यदेव जी गोरिया को, कोठी के माननीय विधायक जी से मैंने पूछा है, ऊपर बात करूंगा। आपसे नहीं कहा है सर। मैं आप पर भी आऊंगी सर, रेणु जी, मैं आप पर भी सवाल रेणु जी, पूछूंगी। देखिए सत्यदेव जी को सुन लेते हैं, उसके बाद देवेश जी को भी सुन लेंगे। मैंने सर को ठीक है, मैं सबको मौका दूंगा। पहले सत्यदेव जी को सुन लेते हैं, ये ज्यादा इच्छुक है। मैं कहूंगा जो नरसंहार एक मामला पर आपने कह दिया कि मलबलिया में नरसंहार हो गया, आपने कहा। मैंने पहले रोड का सवाल उठाया सर, आप कोई जवाब देंगे देशकांत जी? तो आप क्यों दे रहे हैं? हम जवाब दे रहे हैं मलबलिया नरसंहार के आप बाद का। बाद में ना बोलिएगा। आप बाद में मैं बोल रेणु जी, मैंने आपसे पूछा ही नहीं सर। कराने वाले मैं एक चीज मैं वहाँ का बासिंदा हूँ। रेणु जी, मैं विधानसभा की बात कर रही हूँ। विधानसभा का बात सत्यदेव सर एक चीज मैं क्लियर कर दूं, हम सभी जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, सभी जनता के मुद्दों को ही चर्चा करने के लिए बैठे हैं। आप सभी सम्मानित हैं और आप सभी श्रवण योग्य हैं। तो मैं आप सभी से ये आग्रह करूंगा कि जब भी कोई कमेंट कर रहा हो, टिप्पणी कर रहा हो, तो उसको बीच में जब भी आप बोलते हैं तो हमें अपने टाइमलाइन पे उसको काटना पड़ता है। तो मैं आप सभी से करबद्ध आग्रह करूंगा कि जब सत्यदेव जी बोल रहे हो, देवेश जी बोल रहे हो, अशोक जी बोल रहे हो, या रेणु जी बोल रही हो, या फिर हमारी कोई जनता बोल रही हो, तो कृपया हम उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुने, तत्पश्चात उनके जवाब दें। सत्यदेव जी, देखा जाए, इन्होंने नरसंहार का बात किया, मैं उसका नरसंहार नहीं मानता। वो दो लोगों की आपसी वर्चस्व की लड़ाई थी, जिसको बहुत लोग आए जातीय रूप बदलने के लिए, लेकिन मैं अकेले सबका जवाब दिया। मैं पप्पू यादव आए, संजय सिंह आए, जितने बड़े लोग थे आए थे। जहां तक मुझे कहना है कि महागठबंधन के कौन नेता उस घटनास्थल पर आया था, एक का नाम रखिए। आप गई थी जो बैठ करके बसंतपुर में नरसंहार, कोई नहीं गया था। बंद करिए। जब श्राद्ध हो गया था तब विनोद जायसवाल श्राद्ध की भोजन करने गए थे, जबकि आग लगी थी, लोगों में दहशत थी, फोर्स की कैंप थी। आप गई थी? आप नहीं गई थी। आप यहाँ के नेता है, क्या नेता की बात करते हो आप विधानसभा की उम्मीदवारी की बात करती हो, तो आप क्यों नहीं गई? ये क्षेत्र का चीज आता है। अरे आपका नेताजी खा लेंगे तब का पेट में चला जाएगा क्या? आपको सही जाने की जरूरत था, इसलिए नरसंहार मत कहिए। वो
लोगों की आपसी वर्चस्व की लड़ाई थी। और ठीक है, अशोक जी को हम लोग मौका देते हैं। अशोक जी, रेणु जी, सबको बारी बारी से मौका दिया जाएगा। अशोक जी, आपके नेता राहुल जी कहते हैं कि यदि सरकार आती है तो बेरोजगारी को बहुत सीरियसली लिया जाएगा। कितना सीरियसली लिया जाएगा? अभी एक बहुत ही अच्छी बात कही है पूर्व विधायक सदैव बाबू ने। नौकरियों के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे आपने सुना होगा, आपने बीच बीच में इंटरप्ट किया था उस बात को। लगभग इस राज्य की आबादी है 13 करोड़ से ऊपर। नौकरी देने का सिलसिला या 2-2.5 साल से स्टार्ट है, वो भी औपबंधिक नौकरियों का या कुछ ये रेगुलराइज करने वाले का। 10 लाख नौकरी भी दिया गया इधर। तो ये सरकार है 20 साल से एनडीए की सरकार लगभग है हमारे बिहार में। तो क्या आप इस रोजगार से संतुष्ट हैं कि हमने अपने लोगों को रोजगार दे दिया? सर, 14 करोड़ की आबादी। सर, आपका ब्लूप्रिंट क्या होगा? ठीक है, इस सरकार 14 करोड़ की आबादी और उस आबादी में नौजवानों का राज्य, और उस राज्य में 1-2% नौकरी दे करके अगर हम ये ताली बजवाए सर, आप हमने अपना नौकरी दे बताएं। दिया। सर, हम लोगों ने हो चुका है। हम लोगों ने जो अपना कायम किया है, जो ये संग्रह किया है, ये कोई ऐसे नहीं किया है और कोई वार रूम का कलेक्शन नहीं है। ये सड़कों पे घूम के लोगों से मिल के, लोगों के हर चीज को जान के कलेक्शन है कि हमारे राज्य में कौन कौन सी चीज की आवश्यकता है। हम रोजगार के बारे में, नौकरी के बारे में, तमाम चीज के बारे में बड़े बारीकी से इस पर ध्यान देके और इसका आकलन किया है। आपको मैं बता दूं, अभी समाज हित में 2500 रुपया देने की बात चल रही है हमारे गुलदस्ता कार्यक्रम में, माई बहन मान योजना के तहत। 1500 रुपये का वृद्ध जन पेंशन है, 200 यूनिट बिजली है, स्वास्थ्य विभाग के लिए 25 लाख रुपए का गारंटी है। ये तमाम हमारा अपना आकलन है कि अगर ये चीज लेके हम जाते हैं लोग में तो लोगों को बहुत राहत होगी। ठीक है देवेश जी, बेरोजगारी और रोजगार के सवाल पर आपका एक छोटा सा कमेंट लेंगे, उसके बाद फिर हम जनता के सवालों के बीच चलेंगे। देखिए, आपने सबसे रोजगार के बारे में पूछा, चाहे कुछ, और सबका डाइवर्सन हो जाता है। रेणु जी से आपने पूछा रोजगार, ये चली आई, हमने क्या किया, विधायक निधि फलाना। रोजगार इसलिए पूछा क्योंकि आपकी विधानसभा में उसकी चर्चा है। मैं घूमा हूं, मेरे पास लिस्ट है। मैं उसकी बात, आप कहाँ गलत है? हाँ, मैं कहा कि आप पूछ रहे हैं रोजगार, आई पूछ रही है मेरा हिसाब। तो मेरा कहना है विधायक निधि तो है, उसका बता देंगे इनको। अशोक जी कहे जनसंघात, उसी गांव में हुआ है जिस गांव के हमारे पूर्व विधायक रहने वाले। दृष्टि होनी चाहिए देखने की कि क्या है। भूल गए वह 12 का नरसंहार हुआ होता था, बेलछी कांड को भूल गए। कहा नहीं सर, आप तो डाइवर्ट ही कर रहे हैं। मैं डाइवर्ट नहीं कर, पहले इनकी बातों का जवाब दे रहा हूं। मैंने तो सवाल इनसे किया है कि आपका क्षेत्र है, आप आपको अपना नहीं ना बताइए। सवाल करना है, जनता करेगी, पत्रकार करेंगे। आप देखिए, आप प्रतिनिधि हैं, 3 बार 4 बार घूम के क्षेत्र बदल के जिला परिषद जीती हैं, भगवानपुर से जीती, लकड़ी नवीगंज छोड़ के भागी, आके बसंतपुर लड़ गई। रोज क्षेत्र बदलती हैं। आप क्या जवाब दीजिएगा? सर ठीक है, मेरा कहना यह है कि रोजगार जो विषय है, ये देखिए, रोजगार एक ऐसा अहम मुद्दा है जिस पर हर कोई सोच रहा है। चाहे राहुल जी सोच रहे हो, चाहे एनडीए की सरकार सोच रही हो, चाहे महागठबंधन उसका क्रेडिट ले रहा हो, रोजगार सृजन हो रहा है। माननीय अशोक जी बैठे हैं, इन्होंने खुद मुखिया होते हुए नियोजित शिक्षक के रूप में 1500 रुपया से बहाली शुरू की थी। वह भी नाम था शिक्षा मित्र। हमने कन्वर्ट करके उसको नियोजित किया, आज राज्यकर्मी किया, और 35 से 50 हजार उन लोगों को मिल रहा है। TRE 1, TRE 2, TRE 3, TRE 4 का एग्जाम होने जा रहा है। शिक्षक की बहाली के बाद आप चलिए, ANM GNM की बहाली लगभग 90,000 से, काउंटिंग शब्दों में जोड़ना आसान है। माननीय अभिभावक कह रहे थे कि 12 लाख, देखिए उससे कितना कन्वर्सन। आप चलिए ना गांव में, आशा की बहाली हमारी सरकार,
विकास मित्र की बहाली हमारी सरकार, एएनएम की बहाली हमारी सरकार, आप ममता की बहाली हमारी सरकार, जीविका को आजीविका चलाने के लिए उसका पोषण करने के लिए व्यवस्था करना हमारी सरकार। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं। बाकी मैं इस बात से डिनाई नहीं करता हूँ, यह एक कम क्षेत्रफल में बड़ी आबादी का राज्य है और आज भी रोज इसमें कुछ न कुछ अपेक्षाएं हैं और नौजवानों की अपेक्षा अगर रोजगार है तो वह कोई गलत नहीं है। मैं उन नौजवानों के साथ भी खड़ा हूँ। और नौजवान अभी देखिए होमगार्ड की बहाली के लिए सिवान में कितने लोग दौड़े, उसकी व्यवस्था करना। आपको कोई ऐसा विभाग नहीं है जहाँ प्रयास नहीं हो रहा। इसका कारण क्या है कि इतना गौन था पीछे 20 वर्षों के पहले, इतना खालीपन था कि इसको भरते 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 कई बार तो कई बहालियां जाके अदालत के कारण रुक गई। लेकिन फिर भी अभी जैसे देखिए 10,600 एएनएम की बहाली के लिए निकला था, लेकिन 3100 जो लोग काम कर रहे थे उन लोगों ने एक केस डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट तक जाके हमारी सरकार ने उस 10,600 में यह गारंटी किया कि हम 3100 का निवारण जब तक कोर्ट नहीं करती है तब तक 7500 को बहाल करते हैं। तो बहाली रोज हो रही है, लेकिन कोई भी देश, कोई भी प्रदेश, कोई भी विधानसभा सिर्फ सरकारी नौकरी से रोजगार नहीं दे सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके लिए बहुत सारी चीजों को पूरा करना है और उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। इंडस्ट्रीज आनी है, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, हम बिजली की गारंटी उनको दे पाएँ, हम उनको एक माहौल दे पाएँ। इसके प्रति जो हम लोगों ने किया है यह दिखता भी है, तभी आप चौपाल लगा पा रहे हैं। आज से 5 वर्ष पहले या 10 वर्ष पहले इस तरह का चौपाल कहाँ लगता था। ये माहौल बना है कि आप गांव में एक माहौल के साथ चौपाल लगा पा रहे हैं। और ऐसा बहुत सारा कारण है जिसके चलते बहुत सारी नई चीज़ें हो रही हैं। और जब नई चीज़ें होंगी तो अपेक्षाएं होंगी। हमने दिया है तो लोग हमसे मांगते हैं और मांगेंगे तभी जब उसको यह आशा होगी कि हम देने को सक्षम हैं। और यह एनडीए की सरकार जब तक है इसमें सक्षम है, हम देते रहेंगे और लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरते रहे। जी धन्यवाद सर। क्रेडिट और एएनएम, जीएनएम और माहौल को लेकर के मेरे पास सवाल है, लेकिन पहले हम जनता के सवालों के बीच चलते हैं। और मैं सबसे पीछे आऊंगा और उस अंतिम पंक्ति से होते हुए एक एक आदमी से पूछते हुए मैं आगे आऊंगा। किसी का भी सवाल चूकेगा नहीं, सबको मौका मिलेगा। और ये आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपका सवाल छूट जाएगा। तो पहले मैं सबसे अंतिम पंक्ति में आता हूं। चलिए ठीक है। हाँ नौजवान, पहले आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम विवेक प्रताप हुआ। हमारा सवाल विधायक जी से भी है और पूर्व विधायक जी से भी है। पहले हम अपने विधायक जी से सवाल करेंगे। ये हमको बताएं, गोरियाकोठी विधानसभा में बसंतपुर प्रखंड आता है कि नहीं? बताएंगे। बसंतपुर प्रखंड गोरियाकोठी विधानसभा में आता है कि नहीं? और आता है, आप चलिए यहाँ पर दिखाते हैं जल जमाव का क्या समस्या है। नहीं है, आप बोल रहे रोड के लिए ये किए, ये क्या किए? जल जमाव कितना हो रहा है चल के देखिए ना, आपके पास में है यहाँ पे। चलिए जल जमाव दिखाते हैं। दूसरे नहीं नहीं, हमको अभी पे साव लगाए, कहाँ करे? सरकारी शौचालय कहाँ है बताइए हमको, दिखाइए, आप दिखाइए चल के कहाँ है। चलिए देवेश जी, एक बहुत गंभीर समस्या है और इस समस्या से हम लोग अन्य भी आपके क्षेत्रों में जूझते रहे हैं। देवेश जी, मैं उसकी बात को सुन रहा था और उन्होंने कहा जल जमाव, तो जल जमाव की स्थिति से निवारण जब अचानक पानी होता है या जिस दिन पानी होता है उस दिन समय लगता है उसको निकलने में। यह नया नगर पंचायत बना है और आप शायद घूमे भी हैं और अशोक जी चर्चा कर रहे थे कि नाला भी बना है। नया नया नाला और सिस्टम लागू हुआ है इस नगर पंचायत में और नगर पंचायत इस काम में काफी सक्रियता से और अच्छा काम कर रहा है। और मैं एक और बात, उन्होंने कहा शौचालय, तो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, यहीं बगल में रोड के आगे बीच बाजार में शौचालय है। इसके अलावे भी नगर पंचायत 4 डीलक्स शौचालय इस नगर पंचायत में बनाने जा रहा है। बैजनाथ जी व्यक्तिगत नहीं उलझना है, व्यक्तिगत नहीं उलझना है।
सर ये सब चलता देखिए, हम अन्य भी, आप सभी लोग देखिए, आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि आप कृपया शांति से बैठ जाएं। आप में से किसी का भी सवाल चूकेगा नहीं, आप सभी सम्मानित हैं। नहीं 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 नहीं, ये तरीका नहीं है। आप कृपया बैठिए, आप बैठिए। सवाल होगा, सवाल से होगा, परेशान नहीं ऐसा होइए। नहीं होगा कि सवाल होगा। सवाल का बैठिए, जवाब नहीं दिया नहीं जाएगा। आप उस सुनिए, कैमरा, 1 मिनट, कैमरा पैन करिए, कैमरा पैन सवाल का करिए इन पे, जवाब होगा, काहे परेशान है? कैमरा पैन करिए इन पर। आप चंदन, आप कैमरा पैन करिए उधर। मैं आप सभी से ये आग्रह करता हूं कि यहां सुनिए, इतना परेशान काहे हो जाता है लोग? आराम से। यहां शक्ति प्रदर्शन आप करने नहीं आए हैं। जितने भी लोग खड़े हैं, आराम से बैठ जाइए, आराम जितने से भी लोग बैठिए। खड़े हैं, जितने भी लोग खड़े हैं, आप सभी शांति से। 1 मिनट। नौजवान, मैं तुम्हारी सवाल सुन लिया हूं और तुम्हारा सवाल जनप्रतिनिधि तक चला गया है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आप सबके पास आऊंगा। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, सवाल करना आपका काम है। यदि आप अपने जनप्रतिनिधियों के बीच में बोल रहे हैं और उनके बिहाफ पर आंसर कर रहे हैं, इसका मतलब आपको आपके जनप्रतिनिधि में कोई भरोसा नहीं है। आप यदि उस नौजवान के सवाल पर भड़क रहे हैं तो आपके जनप्रतिनिधि बैठे हैं यहां, क्या ये सवाल नहीं दे पाएंगे? सवाल दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप कृपया बस सवाल करें। नहीं तो आपको यदि शक्ति प्रदर्शन करना है तो चुनाव है, देवेश जी भी ले जाएंगे, अशोक जी भी जाएंगे, रेणु जी भी कहेंगे करिएगा शक्ति प्रदर्शन, जिंदाबाद मुर्दाबाद। वहां हम लोग नहीं आएंगे, हम लोग बस अपना चलिए कैमरा आगे लगा- बढ़िए, परेशान मत होइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बस सवाल, चलिए देवेश जी, मैं कन्होलिया में भी गया था, तो जैसा कि नौजवान साथी ने पूछा कि नाले की समस्या है कन्होलिया में, क्या कन्हौली में देखिए, बहुत स्पष्ट बात मैं कह रहा हूं, ये कुछ स्थानीय मुद्दा है जिसकी परेशानी मैं समझ रहा हूं, जैसे जल निकासी। लेकिन कन्हौली में आप चर्चा कर रहे थे, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। यहाँ सुनिए, वो परेशान नहीं होगा, कोई कुछ नहीं करेगा, ये सब चलता रहता। तो ये जो स्थानीय स्तर पर जो पानी निकासी की समस्या है, वह समस्या स्थानीय स्तर पर है। आप चलिए, आज सड़क बनता है और कल उसके दोनों तरफ मिट्टी भर दिया जाता है। कानून कहता है कि सड़क के बगल में मिट्टी आप उससे ऊंचा नहीं भर सकते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर होता इसके विपरीत है। तो यह एक ऐसा मुद्दा है जो हर छोटे से जगह पर हो या बड़ा जगह हो, दोनों तरफ। जैसे कन्हौली में कल सड़क बनी है, कन्हौली से बसाव जाने वाली। आप देखिएगा, बाजार से जैसे उतरेंगे उत्तर की ओर और आगे कचरा आपको दिखाई देगा, तो वह कचरा जो दिखाई दे रहा है वह 10 दिन के बाद नहीं दिखाई देगा, क्योंकि कन्हौली से बबनौली वाली सड़क का रास्ता है और वही कचरा दिख रहा है। और वह जब बन जाएगा तो उससे भी वह मुक्ति हो जाएगी। और यह कोई आज का कचरा नहीं है, यह 75 बरस का कचरा है, यह पोसा पाला कचरा है जो 2005 के पहले भी था और अब उसको समाप्त है। क्योंकि कन्हौली से जो सरिया सिरकान जाती है, बच्चा पूछ रहा था, मैं उसको बताना चाहता हूं कि बसंतपुर का इसी प्रखंड का वह भी एक हिस्सा है सरिया सिरकान। जिस सड़क पर हम जा रहे हैं बसाव, वह भी बसंतपुर का हिस्सा है। आप जिस भी हिस्से की बात कर रहे हैं, आप अभी कह रहे थे कि अशोक जी कह रहे थे कि स्कूल जाने वाली सड़क, मैं उससे डिनाई नहीं करता हूं, लेकिन सड़क नहीं टूटी हुई है। अगल बगल के दुकानों की ऊंचाई और व्यवस्था ऐसी हो गई है कि पानी की निकासी के चलते सड़क पर ही जल जमाव हो जाता है, और यह स्थानीय जमीन का अभाव होने के चलते ऐसा काम हो रहा है। चलिए, सवाल भी हो गया, जवाब भी हो गया। अब इधर से किसी का सवाल?
हाँ, हमारा सवाल ये है कि अभी गोरिया कोठी विधानसभा के अंदर में अभी एक भी पॉलिटेक्निक जो हमारे नौजवान हैं, नौजवानों के विकास के लिए एक भी पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा और जितने भी गोरिया कोठी के अंदर सरकारी नलकूप है वो बंद है, वो पानी नहीं दे रहा है। तीसरी हमारी समस्या है, और लोग हैं तो तीसरी हमारी समस्या है कि हमारे चौकी से यहाँ हुला छपरा तक नहर बना है 1979 ईस्वी में, और आज तक उस नहर में पानी नहीं आया है। तो हम विधायक जी से कहना चाहते हैं कि इसकी व्यवस्था होगी कि नहीं होगी। ठीक है, विधायक जी से तो इस सवाल का जवाब लेंगे ही। सतदेव जी अभी इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे थे, सर पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है क्षेत्र में, क्या जवाब देंगे? अभी प्रश्न किया है हमारे मित्र ने कि गोरिया कोठी में पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, तो क्या भगवानपुर में है? सर हम अभी गोरिया कोठी है तो गोरिया कोठी की बात करेंगे ना। मैं बता रहा हूं, स्थिति ये है कि अभी नहीं है। मेरे काल में मैंने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन स्वीकृत भी हो गया था। सेरिया परौली के बीच में नागटा जो जमीन है 14 एकड़, उस 14 एकड़ जमीन पर पॉलिटेक्निक पास है, अभी नहीं बनी है, प्रोसेस में है, लेकिन नहीं बना है, बहुत देर सवेरे बन जाएगा। सर किसानों की सिंचाई को लेकर के सवाल था। देखा जाए उस लड़के की बयान सही है। मैंने पूरे जिले का 150 नलकूप, उस समय बसतपुर विधानसभा था, ले करके मैं हलवा दिया। जिस गांव में नहर के पैन नहीं गए हैं, नाला नहीं है, उन गांवों में अब हमारा स्टेट ट्यूबवेल है। लेकिन दुर्भाग्य है कि सारे स्टेट ट्यूबवेल मृत है। लेकिन सरकार ने एक योजना बनाया, कृषि ग्रिड की व्यवस्था हुई। आपको आवेदन देना था, जमीन का रसीद आधार कार्ड के साथ ओवरसियर को देना था। अगर आपके खेत में पोल नहीं है तो पोल हलवाना डिपार्ट का ड्यूटी था, आपको बुरी कराना था और उसको मीटर लगा देना था। 4 रुपये घंटा कृषि का था। मैंने करीब 500 लोगों को कराया हूं, लेकिन लोग पटिशन नहीं देता है। सरकार को ही मुड़ी पर खेल जाना कोई बहुत बड़ी माता नहीं रखता है। आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। सारे जो नहरी थी गांव का, उस तमाम को मनरेगा से कटवा दिया गया है। अगर कहीं वंचित है तो जरूर कहना चाहिए था वहां के मुखिया से, रोजगार सेवक से, प्रोजेक्ट अफसर से और खोदा जाता। जी लेकिन आप घर में ही रख के पेट में रखिएगा, अगर नहीं पर बर्खास्त कीजिएगा तो संभव नहीं है। जहां तक सरकार का व्यवस्था है, सरकार सर्वांगीण विकास की बात कर रही है। अभी उन्होंने कह दिया कि हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है। मैं पूछता हूं कि शिक्षा के जगत में परचम फहराने वाला नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार, जरा उस जवाब दे कि जब लड़के हमारे मैट्रिक पास करते थे तो उनको 3-4 कॉलेज का ऑप्शन देना पड़ता था, किसी ना किसी कॉलेज में होता था, और अधिकांशतः उनका प्राइवेट एप्लीकेटेड में होता था, इंटर कॉलेजों में। लेकिन नीतीश कुमार ने हर पंचायत के मध्य विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय इंटर कॉलेज स्थापित कर दिया। हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने का व्यवस्था कर दी गई है। जमीन खोई जा रही है। डिग्री कॉलेज जिसे जिला में सिवान जिला में एगो नारायण बाबू के नाम पर है डिग्री कॉलेज, एगो महाराज में रामविलास सिंह गंगाराम कॉलेज है, सिवान में है, सिवान में 3-4 गो है। जरा बोलिए कोई लड़कों को कितना परेशानी होती थी। हमारे बच्चों को जाना पड़ता था छापड़ा में, राजेंद्र कॉलेज जगदम में, मुजफ्फरपुर कॉलेज में जाना पड़ता था। आज सबकी व्यवस्थाएं स्थानीय स्तर पर कर दी गई है। ये हमारे बच्चे और बच्चियों को आसानी से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। जहां तक सरकार की ड्यूटी है, मैं इन लोगों से अपील करूंगा, आने वाले चुनाव में वोट दो। अरे क्या पॉलिटेक्निक की बात करते हो, इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनेगी, एग्रीकल्चर कॉलेज भी बनेगा, सारी व्यवस्थाएं होगी, तुम्हारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। हम समस्याओं पे चर्चा कर रहे हैं और आप सभी राजनीतिक धुरंधर व्यक्ति हैं और जनता भी हमारी बहुत बुद्धिजीवी है। आप सभी वाकपटु व्यक्ति हैं, हम भी समय के पाबंद हैं। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि समय
जितना सवाल में समय कम हो, जवाब का भी समय उतना ही छोटा रखा जाए, क्योंकि हम भी समय के पाबंद हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये पंक्ति हो गई, इस पंक्ति से कोई सवाल? इस पंक्ति से कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है। हाँ नौजवान, नाम बताइए। अंकित यादव नाम है मेरा। मेरा सवाल विधायक जी से है कि जब आप पहला मैं बात भ्रष्टाचार पे करूंगा, ठीक है? तो मैं ये कर रहा हूँ कि आप बताइए कि विधायक, अभी वर्तमान विधायक को जब थाने पर जाकर प्रोटेस्ट एक थाना अध्यक्ष के विरुद्ध प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, तो आप एक बात बताइए कि आम जनता के साथ क्या होता होगा? पहला चीज। अरे नहीं भैया, आप जब विधायक जी की बात अगर एक थाना अध्यक्ष नहीं सुनता, आम पब्लिक के साथ क्या होता होगा? फील करिए। दूसरी वर्ड, सवाल पे आइए। करूं मैं, दूसरा वर्ड है, आप एक बताइए, दोनों विधायक जी बैठे, वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, आप लहेजी चलिए, एक ही सड़कों को दोनों जन का नाम उद्घाटन करता मैं, तो क्या बताइए, एक ही सड़क को 2 बार बनाया गया 5 सालों के अंदर। पहला। तीसरा वर्ड, आप लोग जो ये वर्ड रख रहे हैं लोग शिक्षा पे, आप एक बात बताइए विधायक जी, आप लोग की सरकार 20 सालों से है लगभग, आप लोग की सरकार है, और आप लोग जो शिक्षा पे बात कर रहे हैं, अगर ऐसा ही एजुकेशन होता तो हम यहाँ एएनएम जीएनएम की बातें करते हैं। अगर प्राइवेट लिमिटेड जो हमारी तरफ की, हमारे बिहार की जो शिक्षा संस्थाएं हैं, वो एक जीएनएम कराने के लिए 6 लाख रुपए लेती है, और आप अदर स्टेट चलते हैं तो वहाँ 1,20,000 में संपूर्ण होता है। तो क्या अगर हमारी शिक्षा सुविधाएं अगर अच्छी होती तो हमको अदर स्टेट जाना पड़ता? ठीक है देवेश जी, ये बात सही है कि हम लोग जामू में थे तो एक व्यक्ति मिल गए थे, उन्होंने कहा कि अरे देवेश जी खाली शिलान्यासे करते हैं। क्या इसका जवाब? अभी नौजवान ने भी पूछा, उसके बाद एएनएम जीएनएम पर आएंगे। शिलान्यास तो उसी का ना हो सकता है जो हम करने जा रहे हैं। मानिए सड़क हम बनवाएंगे तो शिलान्यास करने जाएंगे, स्कूल हम बनवाने जाएंगे तो शिलान्यास करेंगे। दीदी बोल रही थी विधायक निधि, तो विधायक निधि का जो कार्य शुरू हुआ तो उसका शिलान्यास होता है। शिलान्यास तभी ना अधिक होगा जब काम अधिक होगा। तो जब काम अधिक होगा तो लोग को भले, आप तो देखिए, एक मेरा पोस्ट लगा था परसों, उसमें लिखा था सड़क से सदन तक लड़के हमने पाया, गोरिया कोठी जामो से दिगवलिया। उस पर एक कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के, मैं नाम नहीं रखूंगा, उन्होंने कहा कि धिक्कार ऐसे विधायक को जिसको इस काम के लिए लड़ना पड़ता है। अभी बच्चा कह रहा था कि हम थाने पर जाते हैं, मैं थाने पर जरूर गया था। थानेदार ने गलती की थी, और जब थानेदार ने गलती की, ठीक है रेणु जी, कब से हाथ उठा रही हैं, उनको मौका दिया जाए। आप उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो किसी और को करने की जरूरत क्या पड़ी? मैं बताता हूँ, थाने पर जब गलत होगा तो चाहे हम सरकार पर हो या हम विरोधी में हो, वह जाना है और उस पर कार्रवाई हो गई, वह थानेदार निलंबित होने जा रहा है, उसने गलत काम किया। ठीक है, शिलान्यास वाले मुद्दे पर मैं बोलना चाहूंगी उस बच्चे के सवाल पर। उन्होंने अब मुद्दा से भटका दिया। उन्होंने सवाल रखा कि एक योजना 5 साल के अंदर कोई नहीं करवा सकता। उस बच्चा ने आवाज उठाया कि लहेजी में माननीय पूर्व विधायक जी ने बनवाने का काम किया, और उसी रोड पर माननीय हमारे देवेश जी ने जाकर बोर्ड लगा दिया। क्या मैं जानना चाहती हूँ कि 5 साल की योजना 5 साल में 2.5 साल में इन लोगों ने बनवा दिया। एक ही योजना पर 2 बोर्ड कैसे लग गया? हम जानना चाहते हैं माननीय विधायक जी पर 2 बोर्ड कैसे लग गया? एक माननीय पूर्व विधायक सदेव सिंह ने लगवाया और एक माननीय विधायक हमारे देवेश बाबू ने लगवाया। तो क्या एक योजना पर 2 विधायक इसका जवाब हम दे रहे हैं। हमको लगा कि बच्चा है, पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन आप संसदीय राजनीति में हैं, आप भी जिला पार्षद हैं, उस दोनों बोर्ड को जाके पढ़िए। तो एक शिलान्यास का है, एक उद्घाटन का है। बोर्ड लगाना अलग चीज है, वर्तमान पूर्व के कामों पर बोर्ड लगाकर अपनी पीठ थपथपाना दूसरी बात है। उन्होंने पीठ थपथपाने का काम किया है, जो कि आम जनता देखा है कि पूर्व विधायक सदेव सिंह ने वो रोड बनवाने का काम किया था, जो भी हमारे मत से जब ये आरजेडी के विधायक थे, और उसी पर पीठ थपथपाने का काम वर्तमान विधायक जी ने किया था। हम लोग सवाल जितना क्रक्स रखेंगे, क्योंकि हम लोग भी समय के पाबंद व्यक्ति हैं और हमें सवाल देना है। जो चर्चा आपने बताया वो चर्चा हो चुकी है, जल्दी से अपना सवाल पूछिए। जी, अभी विधायक जी रेणु मैडम पे कटाक्ष कर रहे थे कि आपने क्षेत्र छोड़कर इधर उधर से जिला पार्षद जीता, तो
तो मैं एक बार ये जरूर कहूंगा कि आप एक बार विधानसभा गोरिया कोठी छोड़ के लड़के दिखाइए। अगर आप ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है। और कोई किसी का सवाल? हाँ, ये सवाल नहीं है। देखिए, मैं एक चीज बता देता हूं आपको, विधायक जी क्या करेंगे, सतदेव जी क्या करेंगे, रेणु जी क्या, ये हम तय नहीं करेंगे, ये उनकी इच्छा है। वो गोरिया कोठी से लड़ेंगे कि मिर्जापुर से लड़ेंगे कि कहां से, बिल्कुल नहीं नहीं। हम यहां आपका सवाल सुनने। ठीक है, ठीक है, आपको मौका दिया गया, आपने बोल लिया। हम अगले सवाल पे चलेंगे। कृपया आप सवाल पूछे, सीधा सवाल। सीधा सवाल है विधायक जी से कि अभी ये जो बोले कि हम जो है 5 इंच का ये जो है ढलाई जो उतना भारी हेवी जो है हरदिया मोड़ से जो जामो तक रोड की बात की गई, तो 5 इंची का ढलाई है वो, जबकि हेवी रोड वहाँ ट्रक भी चलती है, बस भी चलती है। तो इतना हेवी रोड, इतना मशहूर रोड जो यहाँ से मीरगंज से चल के 77 घाट तक जाता है, और वहाँ जो है न नाली का, वहाँ जमीन भी है, न नाली का व्यवस्था है और न 5 इंची रोड का व्यवस्था है। 5 इंची सिर्फ ढलाई है, चल के देखा जाए। देवेश जी जवाब। मैं जो कह रहा था, आदमी सुनते समय तो बेचैन होकर आता है कि मुझे किससे क्या प्रश्न करता है, लेकिन यह नहीं समझता है कुछ। मैंने कहा 70 माझी ये मीरगंज से 70 घाट सड़क बननी, और वह अभी बननी है। अभी वह 82 करोड़ का टेंडर हुआ है। पता नहीं इनको 5 इंची कहाँ दिखाई दिया, पहला चीज। दूसरा चीज, बैठ जाइए, पहले सुन लीजिए। जब प्रश्न किए हैं सर, जवाब भी सुनने का। सर जवाब थोड़ा सा तो मैं एकदम शॉर्टकट। हाँ, उसके पहले जो जामो से गोरिया कोठी की सड़क बनी हुई है, वह आरओ के स्टैंडर्ड पर बनी है। 5 इंच ढलाई है। उसके नीचे क्या क्या काम होता है वह उसका स्पेसिफिकेशन है। वह उसका ठेकेदार मैं नहीं हूं। मैं जो कह रहा था उसको वो समझे नहीं। उन्होंने पुरानी सड़क जो आरओ की थी या है अभी वर्तमान में, 5 इंच उसकी ढलाई है। उस पर रोज सड़क पर ट्रक चल रहा है, और वह सड़क बनी हुई है, कहीं टूटी हुई नहीं है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद चौधरी है। लकड़ी नवीगंज प्रखंड में 1 करोड़ रुपया के लागत से 5 वर्षों से एक जल मीनार खड़ा है, लेकिन आज तक एक भी घर में उस जल का पानी नहीं दिया। फिर प्रखंड विकास प्राधिकारी के द्वारा नल जल योजना के तहत फिर एक 20 लाख का पानी टंकी बन गया, लेकिन दोनों टंकी से एक भी व्यक्ति को आज तक पानी नहीं मिला, और 3 कर्मचारी वहां रहकर पैसा उठाते हैं और आज तक किसी को पानी नहीं मिला। देवेश जी, ये मेरे जानकारी में नहीं। इन्होंने प्रमोद जी आज तक हमारे साथ बैठते उठते कभी बोले नहीं, आज आए हैं तो यहाँ चर्चा की है, इसीलिए तो चौपाल लगाया गया है। बहुत बहुत बधाई आपको बताने के लिए। अगली बार जब आप बताए हैं तो उसका निदान आपको 2-4-5 दिन में मिलेगा। हाँ, आप जवाब। मैंने उनको कहा हाँ, कि इन्होंने आज बताया है, उसकी व्यवस्था क्या है इसकी मैं जाने, क्योंकि लकड़ी नवीगंज के किसी ने यह बात कही नहीं, क्योंकि आज का बना हुआ नहीं है, वह बना हुआ है काफी पुराना। तो जब बना हुआ था जी ना, वो जो बड़ा वाला बना है, चलिए हाँ, यही तो पहले का बना हुआ है। प्रभात खबर के चौपाल की यही मुहिम है कि जो मुद्दे अनछुए हैं, अनभिज्ञ हैं, तो मैंने उनको कहा अवगत कराया जाए। अच्छा लगा प्रमोद जी जानकारी दिए चौपाल के माध्यम से। ठीक है, अगला सवाल। क्षेत्र की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आज जानकारी नहीं है, समझ लीजिए कितना विकास हुआ है। चलिए अगले सवाल। मैं समय को नहीं बदल सकता हूं, मैं दुनिया बदल दूं, समय नहीं रुकता है। हम अपने अगले सवाल पे। हाँ, नौजवान साथी जी, मेरा क्वेश्चन ये है विधायक सर से कि जैसे कि यहाँ तो गोरिया कोठी में आपको बहुत पॉलिटेक्निक कॉलेज दिख रहा है, ठीक है, तो सरकार का नीति है कि आप मेडल लाइए, नौकरी पाइए। तो इस गोरिया कोठी में आप एक भी खेल का आप मैदान बता दीजिए, एक भी स्टेडियम बता दीजिए। ऐसा कितने साल से, मतलब एक भी आप बता दीजिए यहाँ पे। ये सवाल तो देवेश जी के साथ साथ सतदेव जी से भी होना चाहिए। अभी तक कोई खेल का मैदान नहीं है। ये बहुत सवाल ऐसे होने चाहिए। पहले देवेश जी से जवाब ले लेते हैं। खेल का मैदान का मतलब स्टेडियम बनना नहीं केवल होता है। खेल का मैदान तो हर पंचायत में बन गया, और अभी सारे पंचायतों में एक एक खेल का मैदान बना है। और रही दूसरी बात, तो लकड़ी नवीगंज में स्टेडियम का भी टेंडर हो गया है। और विशेष रूप से मैं यह बताना चाहूंगा, गोरिया कोठी के कॉलेज के फील्ड में आप आइए,
सारे वहां करीब करीब 200 से 500 लड़के सुबह से शाम तक कुछ न कुछ करते हैं, खेलते हैं। उसके अलावे नवीगंज में स्टेडियम बनने जा रहा है और सभी पंचायतों में मनरेगा के माध्यम से एक बड़ा बड़ा खेल मैदान बना है। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत छोटे छोटे सीधा सवाल। सर मेरा घर हुआ है यहाँ से थाना से थोड़ा आगे मस्जिद के पास से उतर जाइएगा, वहां से हम देखिए वीडियो बना के लाए हैं सर। 3 साल से यहाँ पर जितना जल जमा होता है इसमें लड़का सब खेलता है, लेकिन आज तक इसका निदान कोई नहीं निकला सर। हम वहीं पर मेरा घर है, घर से निकलते हैं पूरा वहां पे पानी लगता है, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग कितना बार बोला जाता है कि हो जाएगा, लेकिन सर होता नहीं। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, चूंकि समय बहुत कम है, हम एक साथ 2 सवाल लेंगे। इधर से, हाँ इधर से, हाँ ये सवाल एक बारी बारी से आएंगे। हम जवाब अरे ठीक है, हम देखिए हम एक बात बताते हैं, ठीक है वो वार्ड है आपके सामने सम्मानित जनप्रतिनिधि, आप माइक छीनने का प्रयास ना करें कृपया। कोई यहाँ पे बैठा व्यक्ति माइक छीनने का प्रयास ना करे, ठीक है। चलिए सवाल। जी मेरा नाम कमरुद्दीन है और सवाल तो होता रहता है, रोड नाला का बहुत सी हुआ है, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे अगर हार्ट अटैक किसी को होता है, अगर इमरजेंसी अगर आधा घंटा 1 घंटा में इलाज से करवाना है तो हम कहाँ जाएंगे इलाज करवाने। और दूसरा चीज़ कि अगर इंजीनियरिंग किसी को करने जाना है तो हमारे यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे, कब तक जाएंगे भोपाल, कब तक जाएंगे। ठीक है सत्यदेव जी, स्वास्थ्य और शिक्षा 2 अहम मुद्दे हैं इस विधानसभा में। पहले सत्यदेव जी से जवाब लेते हैं। स्वास्थ्य के बारे में हमारे भाई ने क्वेश्चन किया है स्वास्थ्य का, तो 20 साल पहले जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है सामुदायिक विकास भवन जो बसंतपुर है, आप देखते होंगे कि उसमें कागज नहीं मिलता था दवा लिखने का। आज तो 120 दवाएं उपलब्ध है, 242 सब कर दिया लोग। जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है तो आपके यहाँ तो ऑलरेडी हर जिला में एक कॉलेज का स्थापना किया गया, जैसे आपके यहाँ मैरवा है इंजीनियरिंग कॉलेज, आपका सिवान सूता मिल में बन रहा है, आपके अनुमंडलीय हॉस्पिटल है। आपके ये बात कही है कि जो आपके यहाँ पे ब्लड बैंक नहीं है, एक्सरे प्लांट था लेकिन बिगड़ गया है, ये स्वास्थ्य विभाग की कमजोरी है कि अब नहीं बनवाया है। तो जहां तक गैस का ऑक्सीजन की जरूरत है भरपूर प्रलब्ध है, जहां तक रैबिज की जरूरत है आपके हॉस्पिटल में है, आपातकालीन सेवाएं भी हर तरह से आपके पास उपलब्ध है। शिक्षा का सवाल आपने कह दिया तो आप कहते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया है, आपके यहाँ भरसारी कॉलेज भी सिवान में है, आपके प्रखंड में भी खुलेगा, आपके भी प्रखंड में खुलेगा, हर प्रखंड में एक भरसारी कॉलेज खोलने की बात चल रही है। मेरा तो मांग है कि हर प्रखंड में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था की जाए, हाँ यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था किया जाए, क्या कि हमको मैरवा जाना पड़ेगा। देशकाल जी बैठे हैं, हमारी सरकार है, हमारे मंत्री हैं, उनसे कहना चाहिए कि ये से विधानसभा लोकसभा महाराजगंज में एक हमारा एम्स लेवल का हॉस्पिटल होना चाहिए ताकि हमारी जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट सुन लीजिए, मैं बिहार सरकार ने आदेश किया 18 में सारे अंचलाधिकारी को कि अपने क्षेत्र में जमीन का संचय करो। कोई तैयार नहीं हुआ। राजेश कुमार यहाँ था, हमसे कहा, हमने 254 एकड़ जमीन दुधरा भिट्टी वगैरह में तय करके नक्शा के साथ शपथ पत्र के साथ सरकार को उपलब्ध करा दिया, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चिट्ठी लगा हुआ है, सुशील मोदी जी का चिट्ठी है, मंगल पांडे जी का चिट्ठी है। लेकिन सरकार में हमारे भाई जब देशकाल जी इस इश्यू पर बात नहीं किए, इनको तब मैरवा कब कहना चाहिए कि मैरवा तो ऑलरेडी गोरखपुर के करीब है, सिवान हेडक्वार्टर में होना चाहिए, गोरिया कोठी में होना चाहिए, ताकि जनता को ज्यादा राहत मिल सके। अगले सवाल की ओर हुई है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, विधायक जी से मांग है कि चारों रोड का अतिक्रमण मुक्त कराना चाहिए ताकि फायर ब्रिगेड भी जाने का रास्ता नहीं रहता है, बड़ा वाला फायर ब्रिगेड नहीं जाता है, आग लगता है। धन्यवाद सर, आपका सवाल हमने रिकॉर्ड कर दिया है, विधायक जी तक भी पहुंच गया। अगला सवाल ले लेते हैं। अभी जो खेल का बात हो रहा है, बालेश्वर है, हम बोल रहे हैं बसंतपुर से,
जो बसंतपुर में खेल मैदान है उसमें चंदा वसूल करके हम लोग ट्रैक बनवा रहे हैं बच्चों को दौड़ने के लिए। उसमें खनन विभाग अभी भी 5-10 वो ट्रक जो है कि 5-4 ट्रक ला के लगा दिया है, जिससे बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं। उसको हटाने के लिए हम लोग सारे पदाधिकारी के नीचे से लेकर के ऊपर जा रहे हैं। व्यवसायियों की सुरक्षा पे बात किया जाए, यहाँ बगल में ही सवाल ये है कि बसंतपुर ब्लॉक में खनन विभाग के द्वारा ट्रक लगा दिया गया है, जिससे बच्चे दौड़ नहीं पा रहे हैं, खेल नहीं पा रहे हैं। और उसका ट्रैक पर पानी लगने से 500 बच्चे वहां पर पुलिस की तैयारी करते हैं, हम लोग स्वयं तैयारी करवाते हैं। उसका पानी का निकासी नहीं होता है। व्यवसायियों की जो है कि सुरक्षा अभी नहीं है, अतिक्रमण है। बड़ा फायर ब्रिगेड की जरूरत है। आग लगने के बाद 2 घंटा पर से महाराजगंज से गाड़ी आ रहा है, बहुत सारा समय। विधायक जी, ये बात तो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जहां जैसा कि साथी बता रहे थे कि ट्रक लग गई है, ये कंसिडरेबल है, क्या कहेंगे आप इस पे? मैंने आपसे कहा, पहला तो वो जो खेल मैदान की बात कर रहे हैं वो ब्लॉक का मैदान है। खेल मैदान के रूप में हाई स्कूल का कैंपस उपलब्ध है, लेकिन मैं उनकी बात से सहमत हूं कि जो खनन विभाग का जो परेशानी है उस विषय पर बात उठी भी है, और ये यही नहीं, वह जिला कार्यालय तक बात जा चुकी है कि उसको खाली कराना आवश्यक है। क्योंकि सिर्फ खेल के नहीं, कभी भी कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, कभी कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो, तो उस ट्रकों से दिक्कत है, और उसके लिए खनन विभाग से बात हो रही है कि उसको वहां से चाहे किसी भी माध्यम से हटाया जाए। ठीक है, रेणु जी का कमेंट लेते हैं, उसके बाद सवालों पे चलेंगे। जी, अभी मानिए हमारे पूर्व विधायक जी ने स्वास्थ्य पर सवाल उठाया, बहुत अच्छी सवाल है इनकी, लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ कि बड़ी दुख के बाद जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जिस धरती के निवासी हैं, सीवान जिला के निवासी है, कोई भी पीएससी में बिना इलाज किया रेफर कर दिया जाता है। यहाँ की जनता बताएगी। इसका साक्ष्य उदाहरण है कि माननीय सत्ताधारी विधायक जब चेतन आनंद जैसे व्यक्ति को नहीं छोड़ती है, यह सरकार और पीट डालती है, तो आप तो बता सकते हैं कि स्वास्थ्य में कितनी सुधार हुई है, कितनी दवाइयां होती है। सिर्फ कागजों पर होता है। कोई भी मरीज जाता है बस रेफर और दम तोड़ देता है रास्ते में। ठीक है, यह बहुत दुख की बात है कि जहां मौलाना मजलुल हक साहब की धरती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती, हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल बाबा की धरती है, वहां स्वास्थ्य विभाग एकदम लचर है। इसका साक्षात उदाहरण है। आपको चेतन आनंद जी को भी पुरस्कार मिला है। ठीक है रेणु जी, आपके पॉइंट्स रिकॉर्ड हो गए हैं, सवाल पे आते हैं। मेरा सवाल है वर्तमान विधायक जी से कि इन 5 वर्षों में आपने यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार, उसके आलोक में आपने क्या किया है? आप एक कार्यालय बता दीजिए तीनों प्रखंडों में जहां कोई भी काम कार्यालय का हो, कोई कर्मी बिना पैसा का किसी का काम करता हो। पहली बात, आज सबसे बड़ी समस्या है किसानों की। सर्वे होने जा रहा है, 75% लोगों का जमाबंदी नेट पर नहीं चढ़ा है। एक जमाबंदी चढ़ाने के लिए आपका सीओ 25 से 50 हजार तक रुपया लोगों से ले रहा है। यहाँ बैठे तमाम लोगों से आप पूछ सकते हैं। इसके आलोक में आपने 5 वर्षों में क्या किया है? यहाँ जन वितरण की व्यवस्था है। जन वितरण में 5 किलो अनाज पर प्रति यूनिट ठेका लिया जाता है और 3 किलो अनाज लोगों तक पहुंचता है। इसके बारे में आपने क्या किया है? आंगनबाड़ी चलती है यहाँ, और आंगनबाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक सेविकाओं से, यहाँ बैठे लोगों से पूछ लीजिए, डंके के चोट आप जनता से प्रश्न करा रहे हैं। कांग्रेस नेता का भाषण करा रहे हैं। 3500 रुपया कांग्रेस नेता का भाषण मत कहा जाता है, और खुद सरपंच हैं। देखिए, दिन भर गलत करते हैं, दिन भर चोरी का पक्ष रखते हैं, और ये बात कर रहे हैं। ये जनता है कि नेता है? सर देखिए, ये कांग्रेस के हाथी नेता है। सर, आप जनता का सवाल कराइए। मैं बिल्कुल, आप दलालों से सवाल नहीं कराइए। नहीं, आप दलालों से सवाल नहीं कराइए। आप नेताओं से सवाल कराइए, जवाब ले रहे हैं तो आप खुद वो सरपंच है। अपने क्षेत्र का एक कंप्लेंट, अपने क्षेत्र का एक कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। एक मंच पर बैठकर किसी भी नागरिक को दलाल नहीं कर सकते हैं। सभी को क्लियर कर देना चाहता हूं, नहीं कर सकते हैं, सभी सम्मानित नहीं कर सकते हैं। आप लोग पहले बैठ जाइए। किसी भी नागरिक को हक नहीं है कि किसी प्रतिनिधि दलाल कहे। मैं जो दलाली करता है उसको दलाले कहा जाता है। आप सभी को बता देता हूँ, मैं सरपंच में किसी भी नागरिक को हक नहीं है कि कोई नेता दलाल को दे। दलाल को दलाल नहीं कहा जाता है। दलाल नहीं कहा जाता। बिल्कुल, मैं विधायक जी से सवाल पूछूंगा। आप ही थी अस्पताल में चप्पल चला रही थी डॉक्टर पर, आप बात करती हैं।
आपको मेरे पे भरोसा है? नहीं नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए। किसी भी आम आदमी को दलाल नहीं कहा जा सकता। जो है उसको वही कहा जाएगा। दलाल नहीं कहा जा अस्पताल में घुस कर चप्पल चला रही थी, स्वास्थ्य का हिसाब रखते हैं। आप मेरी बात, पूरी बात सुनिए। आप सभी, एक मिनट साथी, हेलो, आप सभी सम्मानित व्यक्ति बैठे हैं। मैं खुद आज घूम रहा था, अन्य अन्य जगहों पर घूम रहा था, वहां पर ये चर्चा और ये चर्चाएं हो रही हैं। मैं गोरिया कोठी गया, मदारपुर गया, कनौली गया, वहां पर ये चर्चा है, भ्रष्टाचारी एक मुद्दा है। आप लोग कृपया हल्ला ना करें। आपके सवाल को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं पूछूंगा। और मंच पर जो बैठे लोग हैं वो बहुत ही सम्मानित लोग हैं, जनता द्वारा चुने गए लोग हैं, वाकपटु हैं, समझदार हैं, देश विदेशों की यात्रा करते हैं। मैं आप सभी से करबद्ध आग्रह करूंगा, कृपया आप जो शब्द का इस्तेमाल करेंगे वो शब्द शह कल के अखबार में छपेगा और आपकी बात बस यहां तक सीमित नहीं होगी, वह पूरे दुनिया में जाएगी और कल को आप गिल्ट महसूस करेंगे। तो मैं आपसे चाहता हूं कि कृपया आप गोरिया कोठी की जनता का तौहीन ना करें, क्योंकि ये बात बस यहां रिकॉर्ड नहीं होगी। सर, मैं आपसे कहूंगा कि कृपया पत्रकार महोदय, आप उसके बाद हम लोग सवाल पे आए जाए। इनका सवाल था और आपका जवाब, बहुत कम समय में सर जवाब दीजिएगा। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार एक मुद्दा सिर्फ उनके लिए नहीं है। आप अभी उन्हीं के ब्लॉक लकड़ी नबीगंज के कर्मचारी को हमारे विजिलेंस ने पैसा लेते हुए उठा लिया। जो भी ऐसी गलती कर रहा है उसके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने आपको बताया, मैं थाने में खुद गया और उस पदाधिकारी पर कार्रवाई हुई। अभी सिर्फ बात करने से नहीं होता है, जो कार्रवाई हो उसकी भी बात बतानी होगी। अभी बात कर रही थी रेणु दीदी, अस्पताल में चेतन आनंद की, चप्पल लेके डॉक्टर को यह अस्पताल में इसी बसंतपुर में पीट रही थी और उसका भी वीडियो सबके पास है। वह दिन भी याद कीजिए। नारी की मान सम्मान पर उंगली उठेगा तो नारी अपनी बचाव करेगी। एक नारी की मान सम्मान पर अगर सवाल उठेगा तो नारी अपने बचाव के लिए सक्षम बचाव करेगी। रेणु जी, देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं, बीच में आप बोलेंगी तो फिर हमको कट लगा के हटाना पड़ता है। और बहुत ही सार्थक चर्चा रही, हमने सवाल लिए और हम भी समय के पाबंद हैं। आप सभी के अंदर बहुत ऊर्जा है, बहुत सारे और भी सवाल है। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं दोबारा गोरिया कोठी में आऊंगा, फिर से एक ऐसा चौपाल सजेगा। एक सवाल रह गया है, सुनिए, एक मिनट रुक जाइए, हम आपको बताते हैं, आपका सवाल जाया नहीं जाएगा। हमारे सोशल मीडिया पेज पर जाएं, आप वहां हमें कमेंट करें, हमें पिंग करें, हम आपका वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, अपने यहां हम ब्रॉडकास्ट करेंगे। आप अपना सवाल हमें भेजिए, उसे हम अपने सोशल मीडिया पे चलाएंगे और आपके सारे जनप्रतिनिधियों को टैग करेंगे और ऑनलाइन इनसे जवाब मांगेंगे, क्योंकि अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप सभी युवा हैं। अभी बहुत ही सार्थक चर्चा रही, सभी से हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ले लेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अशोक जी से। सबसे पहले तो लोगों ने बड़े शालीनता से सवाल दिया। मेरा एक आग्रह, जनप्रतिनिधि में जो सत्ता में रहता है सवाल तो उससे होगा ही। तो जब भी कोई सवाल चाहे कितना भी तीखा हो, जो आदमी सत्ता में है मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जनप्रतिनिधि, मुखिया हो, सरपंच हो, कोई हो, सवाल पूछने के लिए आम जनता के बीच में बैठ के आपसे सवाल करता है। सवाल तीखे हो सकते हैं, सवाल आपके व्यक्तिगत पे नहीं है, सवाल तो सरकार पे है, सवाल तो सिस्टम पे है। सरपंच साहब का ये सवाल था कि इस तरह की घटनाएं हो रही है, इस पर आपके द्वारा किए गए पहल की विवेचना की जाए। वो तो किसी व्यक्ति पर व्यक्तिगत था नहीं, लेकिन थोड़ा सा हमको लगता है कि विधायक जी को मतलब इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। सवाल तीखे सवाल हो सकते हैं, बहुत से सवाल होते हैं, सत्ता से ही होते हैं। मैंने थोड़े से बात है आपके बीच में, जैसे जो जनता का सवाल है, उन तमाम सवालों में विधायक का, या दो विधायक हमारे पास पूर्व और वर्तमान विधायक बैठे हैं, विधायक का सबसे पहला कर्तव्य है अनुसरण करना, योजनाओं का अनुसरण करना और तमाम चीजों का, जितनी गतिविधियां जनता के हित की चलती हैं क्षेत्र में, उसका अनुसरण करना। और उसी के दायरे में ये आता है सड़कें कैसी बन रही है, विद्यालय का व्यवस्था कैसा है, पीएचडी का व्यवस्था कैसा है, ये आंगनबाड़ी का, जितनी योजनाएं हैं सबके अनुसरण करना। इसमें हमको लगता है कि बहुत अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है, ये सारे सवाल सरकार से हैं और लोगों के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। कोई अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए यहाँ नहीं बैठा है, अपने व्यक्तिगत कार्य तो व्यवसाय है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। सर, सतदेव सर।
आप हम सभी जितने भी सवाल सुने, जो भी चर्चा हुई, ये देखिए, क्लोजिंग स्टेटमेंट होगा। आज इस चौपाल में जितने प्रश्न आप लोगों ने किया है, सभी प्रश्न का कोशिश हुआ है जवाब देने का, लेकिन जहां तक व्यवस्था का सवाल है तो उस व्यवस्था में आप भी भागीदार हैं। पंचायत का मुखिया एक नंबर का है, सरपंच साहब हैं, प्रखंड में प्रमुख है, उप प्रमुख है, उसकी कार्यकारिणी है, जिला परिषद के सदस्य है, पंचायती राज के सदस्य है। आप तमाम लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि इस भ्रष्टाचार के विरोध में आप लोगों के द्वारा कौन सी कार्रवाई की गई? क्या आप लोगों ने कभी धरना दिया? क्या आप लोगों ने कभी किसी पदाधिकारी भ्रष्ट को विले से पकड़वाया? आपने कोई जन आंदोलन किया? काल हमारे विनय कुमार डीजीपी का आया था पेपर में कि जनता को जन आंदोलन करने की जरूरत है, क्या कि 60,000 जो अपहरण हो रहे बच्चों का 225 से आप पकड़ाता है और रेस्ट से भिखारी का काम करते हैं, अब बच्चियों को वेश्यालय भेजा जाता है। तो मैं कहूंगा सरपंच साहब से, ए सरपंच साहब, आप लोगों ने कौन सी कार्रवाई की? आपका भी कोर्ट है कि आपने कोर्ट में भ्रष्ट पदाधिकारी के विरुद्ध में आवेदन लेकर कोई कार्रवाई किया? नहीं किया होगा। आपके प्रमुख ने कौन काम किया? सरकार ने विसूत्री का गठन कर दिया है। प्रखंड स्तर पर विसूत्री में क्या होता है? नगर पंचायत का चेयरमैन है, प्रखंड के नगर पंचायत के लिए कौन कार्रवाई करता है? इसके लिए रेस्पॉन्सिबल केवल विधायक ही नहीं होता, केवल एमपी नहीं होता, जितने प्रतिनिधि हैं सब उसके जिम्मेदार हैं। अगर 3.5 किलो राशन देता है पीडीएस के दुकानदार, तो क्या आपने कलेक्टर को लिखा है? क्या एमएलए को लिखा है? पूर्व एमएलए को दिया है? नहीं। आप जब सत्ता की दलाली करिएगा, भ्रष्ट पदाधिकारियों को आगे पीछे करिएगा, तो वो पापी पदाधिकारी आपका शोषण करेगा, आपका चमड़ी को नोचेगा। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, अगर हम पर भरोसा है कहिए, मैं देखूंगा कौन पदाधिकारी माई का लाल है जो भ्रष्टाचार करके जिंदा रहे। लेकिन आप लोग के हिकायत से, आप लोग की गलतियों का परिणाम कि मैं चुप्पी साध लिया हो, नहीं तो यहाँ कोई पदाधिकारी में दम नहीं कि जनता की भावनाओं का अनादर करे। जनता सर्वोपरि है, प्रजातंत्र की आत्मा जनता है। जनता का विरोध करने वाले रसातल में जाते हैं, रसातल में जाते हैं। वो सरकार का प्रतिनिधि हो, चाहे आम व्यक्ति हो, चाहे आम पदाधिकारी हो, इसलिए विश्वास दिलाता हो, भ्रष्टाचार का विरोध आवाज लगाइए, हम आपके साथ हैं। चलिए, धन्यवाद सतदेव जी। रेणु जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट होगा आज की चर्चा का। जी, मेरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण ज्वलंत समस्या है। मैं SIR पर सवाल उठाना चाहती हूँ। सर सुना जाए मेरी सवाल को। SIR पर मैं सवाल उठाना चाहती हूँ, जो बहुत ज्वलंत मुद्दा है। अभी जो 24 में लोकसभा का चुनाव हुआ, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आधार कार्ड पर वोट ले लिए, तो सही था। और जब बिहार में हमारा विधानसभा चुनाव आया, तो कह रहे हैं कि आधार कार्ड फर्जी है। तो आधार कार्ड अगर फर्जी है, तो हमारे प्रधानमंत्री भी फर्जी होंगे। दूसरा सवाल मेरा कि आज SIR का जो रिपोर्ट आया है, हमारे गोरियाकोठी विधानसभा में हम विधानसभा वार जो देख रहे हैं कि 30,000 मतदाताओं का वोट काटा गया है, और पूरे बिहार में 65 लाख वोटरों का नाम काटा गया है। मैं पूछना चाहती हूँ माननीय विधायक जी से, क्या जिस 11 डॉक्यूमेंट के साथ आपने वोट काटा है 30,000 लोगों का, क्या उनको सूचना दी गई है? उसके परिजनों को सूचना दी गई है? और कुछ ही देर पहले मेरे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद जी का भी वेबसाइट से नाम कट गया था। जब उन्होंने दिखाने का काम किया, जब उनका नंबर, तब जी मैं सवाल कर रही हूँ सर, नहीं बोला जाए। मैं आपके बीच में नहीं बोलती हूँ, तो आप भी एक नारी का सम्मान कीजिए, मत बोलिए। नारी नारा होगी ही, नारी नारा होगी ही। जब ऐसे ऐसे राक्षस पैदा हो जाएंगे तो नारी दुर्गा होगी ही, निश्चित है। मैंने सवाल पूछा उस गरीबों का जो 30,000 वोट काटे गए हैं। सर सुना जाए ना, सर सुना जाए। मैंने पूछा कि गोरियाकोठी विधानसभा में 30,000 मतदाता का नाम काटा गया है, क्या उस मतदाता का सूचना दी गई है? कैसे वो जान पाएंगे जो बाहर रहते हैं? इसका जवाब भी और नहीं, जो विधानसभा वाइज दिया गया है, इस मतदाता का सूची प्रखंडवार होनी चाहिए, पंचायतवार होनी चाहिए, तभी हमारी ग्रामीण जनता, जो हमारी मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो देख पाएंगे। ठीक है, मैंने इसका सवाल किया। रेणु जी, देवेश जी,
अभी जो भी चर्चा हुई इसका एक क्लोजिंग स्टेटमेंट, और क्लोजिंग स्टेटमेंट के बाद हम चूंकि प्रभात खबर एक मुहिम लेकर के चला है, हम वोट को लेकर के लोगों को अवेयर करा रहे हैं, तो देवेश जी के क्लोजिंग स्टेटमेंट के बाद हम एक शपथ लेंगे, लोकतंत्र की रक्षा में शपथ लेंगे। उसके लिए हम लोग सभी अपने सीट से खड़े होंगे और जो मैं बोलूंगा उसको पीछे से दोहराया जाएगा। देवेश जी का क्लोजिंग स्टेटमेंट। सभी लोग अपनी अपनी बातों को कहे। मैं इस बात को समझता हूं कि जहां सरकार होती है वहीं प्रश्न होता है, जहां उम्मीद होती है वहीं मांग होता है, जहां अपेक्षा होती है वहीं लोग कहीं ना कहीं विषय को उठाते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि हमारी सरकार से लोगों को उम्मीद है, चाहे लोग समझते हैं इसमें सुधार होना चाहिए तो उसकी बात होगी। मैंने आवेश में एक शब्द कहा, लेकिन इसलिए कहा कि जनता के रूप में कोई प्रश्न करे तो मैं समझता हूं, लेकिन एक आदमी जो नेतृत्व कर रहा है उसका प्रश्न, और आज के पहले भी उनके और भी प्रश्नों का जवाब पर चिंतन करने की जरूरत है। कल तक उन्होंने क्या कहा, यहां तक कि उनकी बात मैं एक लाइन, अब जब चूंकि बात आ गई है तो मैं एक लाइन कह दूं, उनको मेरे पार्टी के प्रवक्ता बनने पर भी बधाई देते हैं, हमारे जिलाध्यक्ष को बधाई देते हैं, और हमारे पार्टी के अंदर की चिंतन पर भी वीडियो पर सोशल मीडिया पर डालते हैं कि विधायक के बगावत से कोई बन गया। तो मैं आपको बताना चाहूं कि वह व्यक्ति विशेष पर टारगेट करते, इसलिए मैंने ये बात कह दी। मेरी बातों से उनको किसी को बुरा लगाओ, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और अभी रेणु जी कह रही थी कि 30,000 वोट कटे हैं, तो पर 32,000, चलिए 33,000, उसमें क्या देख लीजिए मृत के करीब कितने कटे हैं। और आप कह रहे हैं प्रखंडवार सूची आपका दल आपको नहीं दिया है, कल सूची मिल गया बूथवार, आपका दल आपको उस योग नहीं समझा हो कि यहाँ वोटर का लिस्ट आपको दिया हो, और अशोक जी को दिया होगा। हमारी पार्टी तो आपकी चोरी पकड़ती है। हमारी चोरी क्या पकड़िएगा, पार्टी आपको बूथ लिस्ट महिला सुरक्षित नहीं है, आज ही पेपर में निकला गया है, महिला सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है इस राज्य में। हम बेटी पढ़ा लेते हैं लेकिन बेटी बचा नहीं पाते। रेणु जी देखिए, हम लोग क्लोजिंग स्टेटमेंट ले चुके हैं और अब बारी आ गई है कि कार्यक्रम की हम लोग अंतिम घड़ी में है। हम लोग सर अभी सभी अपने सीट से मैं तो देखिए एक दो विषय ये रख रही है तो उसका जवाब, महिला सुरक्षित तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री के घर में बच्ची सुरक्षित नहीं थी, पीटी गई, घर से रात को निकाली गई, क्या सुरक्षा थी? घर का माहौल, जो बेटी बहू की सुरक्षा नहीं कर सका वह भी पूछता है कि सुरक्षा नारी की। मैं आपको इस पर आना नहीं चाहता था क्योंकि यह उनका मामला है, यह गोरिया कोठी का मामला नहीं, लेकिन उन्होंने कह दिया SIR में हर बूथ का वोटर लिस्ट सर्वे निकला है, आप अपने बूथ पर अपने सर्वे को देखिए, अगर कहीं किसी ने गलत किया होगा तो उस BLO पर सरकार ने कार्रवाई करने का तय किया है। मृत लोग करीब करीब छांटे गए हैं। उसके अलावे जैसे मैं अपने घर की बात बताता हूं कि 6 वोटर मेरे घर से घटे हैं, 4 बेटियां ऊना चली गई, शादी हो गई, और 2 लोग रिटायर करके घर चले गए। मैं इतना ही कह के कि जिसने भी जो कहा उस प्रश्नों को मैं अपने अंदर रखकर उसमें क्या क्या सुधार के व्यवस्था हो सकती है उसका गुणात्मक प्रयास जारी रहेगा। और आगे भी NDA के तरफ से आपको आश्वस्त करते हैं कि जो भी आवश्यकताएं गोरिया कोठी विधानसभा बसंतपुर की होंगी, युवाओं की होंगी, महिलाओं की होंगी, माताओं की होंगी, बहनों और यहाँ रह बैठे सब लोगों की, हम लोग उसको पूर्ति करने का प्रयास। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अब आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और जो मैं बोल रहा हूं अपना दायां हाथ आगे करें और मेरे पीछे पीछे उसे दोहराएं। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार नहीं
बल्कि मेरी जिम्मेदारी है। बिहार जागे, देश आगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे प्रभात खबर का स्पेशल प्रोग्राम चौपाल। आप इस कार्यक्रम में आए सभी जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरे पे हमारे साथ चंदन और अभिषेक सहयोग कर रहे थे। मैं निशांत कुमार, धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।